गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने के सारे पदों को खत्म कर देंगे और एक विलेयता टॉपिक को भी थोड़ा सा टच कर देंगे। तो गौर से देखिए, आज का लेक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बेसिकली आपके लिए। तो लगातार रेगुलर लेक्चर्स को देखते रहिए। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेगुलर देखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने के 8वें तरीके यानी अंतिम तरीके की बात करते हैं। जो सांद्रता को व्यक्त करने का 8वां तरीका है वो है विलयन की शक्ति। विलयन की शक्ति, गौर से देखिएगा, इसका नाम है विलयन की शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? ध्यान रखिए, सॉल्यूशन को लिखने का ये एक शॉर्टकट तरीका है। क्लियर? आप कहिएगा सर और इससे पहले वाले, तो इसके लिए आपको पीछे वाले लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 को देखना पड़ेगा, जिसमें सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझा दिया गया है। चलिए बात करते हैं आज हम विलयन की शक्ति की। विलयन की शक्ति क्या चीज है, इसका संकेत क्या होता है? तो गौर कीजिएगा, संकेत से ही इसका डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। इसका संकेत होता है ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं ग्राम प्रति डेकामीटर क्यूब, ठीक है। गौर कीजिए, इस ग्राम प्रति लीटर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं ग्राम प्रति लीटर इनवर्स फंक्शन में, या इस ग्राम डेकामीटर क्यूब को इस तरह भी लिखते हैं ग्राम डेकामीटर इनवर्स 3, राइट। तो ये इसका फॉर्म है। इसकी परिभाषा क्लियर होगी, ये प्रति लीटर पे भी होगा, मतलब इसका परिभाषा होगा किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान यानी मास को उसका मतलब उस विलयन की, ठीक है ना, उसका का मतलब विलयन से, ठीक है ना, उसका या उसकी शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। मास को उसकी शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी लीटर आया हुआ है। इकाई तो ग्राम प्रति लीटर होगा ही होगा, संकेत भी है वही है जो इसकी इकाई है, और ये भी आपको पता चल गया है कि इसमें लीटर आया हुआ है। तो लीटर आया हुआ है तो इसके ऊपर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, फिक्स है। क्लियर? ये बहुत से पदों को आप देखिएगा तो मोलरता का डिफिनेशन की तरह है। मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, विलयन की शक्ति, इनके जो फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, थोड़ा सा नीचे चेंजिंग होता है तो कहीं ऊपर चेंजिंग होता है, ज्यादातर ऊपर ही चेंजिंग होता है, नीचे प्रति लीटर है। मोललता में केवल केजी आ जाता है, ठीक है। अब इसको खत्म करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, जैसा कि बच्चों ने सवाल किया कि क्या मोलरता और मोललता किसी विलयन के निश्चित आयतन के लिए समान हो सकती है? प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, उस प्रश्न को हम बता देते हैं। मोलरता तथा मोललता, मोलरता तथा मोललता, ठीक है ना, दोनों के लिए बोला गया था, दोनों के लिए बोला गया था। तो आपको पता है मोलरता का संकेत बड़ा एम होता है और मोललता का संकेत छोटा एम होता है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है और मोललता की इकाई मोल प्रति केजी होती है, ठीक है। तो मोलरता तथा मोललता किसी विलयन के निश्चित आयतन के लिए, मोलरता तथा मोललता किसी विलयन के निश्चित आयतन के लिए इसके बाद ही प्रश्न चालू था। सवाल यह था कि मोलरता तथा मोललता किसी विलयन के निश्चित आयतन के लिए क्या समान होती है? क्या समान होती है? तो के लिए ये कभी भी समान नहीं होती है, के लिए कभी भी समान नहीं होती है। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, कभी भी समान नहीं होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मोलरता है उसमें तो आयतन आता है, लेकिन मोललता में तो आयतन आता नहीं है। तो निश्चित आयतन के लिए कभी भी वो समान होने वाली नहीं है। अगर एक ही विलयन है और उसका आयतन निश्चित है तो क्या उस स्थिति में उसकी मोलरता और मोललता क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी? नहीं, कभी भी समान नहीं होगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये था कि सांद्रता को व्यक्त करने का मोलरता और मोललता में कौन बेहतर तरीका है।
तो चूंकि आपको पता है मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है तो मोलरता जो होगा मोलरता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगा सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। मोलरता ताप से अपरिवर्तित होती रहती है, अपरिवर्तित रहती है का मतलब उसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलरता ताप से अपरिवर्तित रहती है, जबकि मोलरता ताप से परिवर्तित होती है। इसलिए यही रीजन है, मोलरता ताप से अपरिवर्तित रहेगी, मतलब मोलरता के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मोलरता जो होगी परिवर्तित होगी। इसलिए विलयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए मोलरता अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पता चल गया कि मोलरता और मोलरता में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी पता चल गया आपको कि मोलरता और मोलरता जो है किसी विलयन के निश्चित आयतन के लिए क्या कभी समान हो सकती है, कभी भी समान नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट ये था कि फॉर्मलता में जो ग्राम सूत्रों की संख्या आई है वो ग्राम सूत्रों की संख्या क्या है, उसके ऊपर एक हम लोग न्यूमेरिकल बना ले कि आपके ग्राम सूत्र का जो बीमारी है वो क्लियर हो जाए। ग्राम सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में, नहीं लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो फॉर्मलता को अब देख लेते हैं। फॉर्मलता क्या है? फॉर्मलता आपको पता है, फॉर्मलता को संकेत में किससे सूचित करते हैं? फॉर्मलता को हम सूचित करते हैं F से, और F बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा, ये आया हुआ है लीटर में, इसका मतलब इसके ऊपर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा। सवाल ये था कि ग्राम सूत्र भार का मतलब क्या है। उसको समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए, इस सांद्रता को व्यक्त करने का जो ये तरीका है वो कहां पर यूज होता है। तो इसका उपयोग आयनिक ठोसों की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। किसका? फॉर्मलता का। ध्यान रखिएगा, फॉर्मलता का। जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यूज फार्मेसी में दवाओं को बनाने में होता है, उसी तरह फॉर्मलता का मुख्यतः यूज आयनिक ठोसों की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मलता का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मलता F का प्रयोग आयनिक ठोस की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, गौर कीजिए, सवाल यह था कि इसके ऊपर प्रश्न आएगा तो हम कैसे बनाएंगे कंप्लीट। तो एक प्रश्न हम बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिए और बना के देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए 800 ml, क्वेश्चन लिख लीजिएगा 800 ml विलयन में NaNO3 4.40 ग्राम विलेय है, मतलब घुले हुए हैं, राइट। विलेय बना दिया गया कंप्लीट। तो आपको बोला गया 800 ml विलेय में सोडियम नाइट्रेट के 4.04 ग्राम विलेय है, मतलब घुले हुए हैं। तो इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करें। इस विलयन की फॉर्मलता मतलब F ज्ञात करें। कंप्लीट क्वेश्चन है ये, या क्या होगा F कंप्लीट। सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन गौर से देखिएगा।
सबसे पहले विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। विलेय कौन है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ग्राम सूत्र भार क्या चीज है? ग्राम सूत्र भार मतलब जो उसका सूत्र लिखा गया है उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उसके मोल की संख्या निकाल लो। जो मोल की संख्या निकालोगे वही होगा ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो पहले आप आइए NaNO3 के लिए, NaNO3 के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और गिवन मास क्या होगा? तो W बराबर यानी गिवन मास बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4.04 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना निकालोगे आप? तो सोडियम का 23 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 3 48 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो 23 प्लस 14 प्लस 48 को जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ोगे तो आपको आएगा 85 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल का है, राइट। अब यहां पे ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालनी है ना, तो NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 के ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 4.04 बटा में 85। तो ये NaNO3 के ग्राम सूत्र भार हो गए, जो कि यहां पे आपको बताया गया ग्राम सूत्र भार। NaNO3 के ग्राम सूत्र भार बराबर होगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। अब आप इसको 4.04 को 85 से डिवाइड कर दीजिए, आपका डिवाइड करने के बाद आएगा 0.047। क्लियर? ये क्लियर। अब आयतन की बात कर लीजिए, V बराबर आपको दिया ही गया है, यहाँ पे V बराबर कितना दिया गया है? तो 800 ml है। 800 ml बराबर लीटर में बदल लो, क्योंकि नीचे यहाँ पे लीटर में है। 800 बटा में 1000, इतना हो गया ये लीटर। तो देयरफॉर फॉर्मूला F बराबर क्या होगा? F बराबर ध्यान दीजिए यहीं पर फॉर्मूला है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या मतलब 0.047 और बटा में वहां पे जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.8 लीटर बचेगा, राइट। तो नीचे आप 0.8 से डिवाइड करोगे। अब 0.8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 0.5875, 0.585। इसको लगभग बराबर 0.59 लिख देते हो, ठीक है। क्लियर? यह बात हुई किसकी? फॉर्मलता की। फॉर्मलता पे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। अब एक चीज आता है विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? तो विलेयता का मतलब होता है किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई इस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है, राइट। यानी विलेयता बराबर होता है विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान बटा में विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान गुणे 100। इतनी बातों को आप समझ लीजिए और विलेयता टॉपिक को हम लोग लिखते हैं। हमारा अगला टॉपिक विलेयता है। विलेयता को बोलते हैं हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में अभी अभी आपको बताए थे कि किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा है, ठीक है ना। तो किसी अवयव की, अवयव मतलब वो जो डाल रहे हो उसके बारे में बताया जाता है। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक की, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस अवयव की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देयरफॉर विलेयता बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? देयरफॉर विलेयता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का मास ग्राम में और बटा में होता है विलायक का मास ग्राम में और गुणे 100, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि विलेयता क्या है। ये जनरल एक विलेयता की परिभाषा है, आगे जाकर इसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी अवयव की विलेयता
एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। अब इस विलेतर टर्म में आते हैं तो विलेतर टर्म में एक दो और शब्द आते हैं, जैसे विलोपन, अवक्षेपण, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इनको समझ लीजिए। विलोपन क्या चीज है? तो जब आप किसी ठोस विलेय को किसी विलायक में डालते हैं, ठोस विलेय को विलायक में डालते हैं तो उसके कण घुलते जाते हैं। जब वो घुल जाते हैं उसमें तो इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। लेकिन जब विलयन में किसी कण को आप डालते हैं और उसमें घुलता नहीं है, जबकि उसके अंदर विलेय के कणों से टकराकर अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, इसे कहते हैं अवक्षेपण। तो विलोपन और अवक्षेपण, इस दो में पदों को आप इसमें समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा? विलोपन। ए नंबर हो जाएगा आपका विलोपन। विलोपन को हम लोग डिसॉल्यूशन बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। फिर रिपीट करते हैं, विलोपन का मतलब ही होता है घुल मिल जाना। जब घुल मिल जाएगा तो मतलब विलुप्त हो जाएगा, राइट? डी सॉल्यूशन कंप्लीट। किसी ठोस विलेय को विलायक में डालते हैं, विलेय के कुछ कण घुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। कंप्लीट। तो जब आपने किसी ठोस विलेय को विलायक में डाल दिया और उसके कण उसमें घुल गए यानी विलेय हो गए, इस क्रिया को हम कहेंगे विलोपन। और विलोपन होगा तो विलयन बन के तैयार होगा, राइट? दूसरी प्रक्रिया है अवक्षेपण। ठीक है, बी नंबर है अवक्षेपण, मतलब प्रीसिपिटेशन। इसको क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलन भी कहा जाता है। इसको क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको परिभाषित क्या करेंगे तो इसमें विलयन में डालना पड़ेगा। तो जब विलयन में विलेय के कुछ कण, ठीक है ना, जब विलयन में विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों से टकराकर अलग हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब आपको बताए थे क्रिस्टलन, ठीक है ना, कहते हैं। कंप्लीट। तो जब विलयन में आप किसी ठोस विलेय के कणों को डालते हैं, विलेय के कणों को डालते हैं तो वो ठोस विलेय के कणों से टकराकर उससे अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण। तो इसमें अब दो प्रकार के कंडीशन हो गए कि आप विलेय और विलायक को मिला रहे हो, यानी विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक को मिलाओगे, यदि ये दोनों आपस में मिल गए या नहीं मिले तो दो कंडीशन हो जाएगी विलयन बनने में। ठीक है, तो यदि आप विलेय विलायक को मिलाते हो, मिल गया, विलयन बन रहा है, मतलब यहां पे विलोपन की क्रिया हो रही है। और यदि विलयन से विलेय और विलायक की ओर वो अलग हो रहे हैं टकराकर, तो यहां पर किसकी क्रिया हो रही है? अवक्षेपण की। कंप्लीट। ये विलोपन की क्रिया है और फिर अवक्षेपण की क्रिया है। कंप्लीट है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, तब फिर आगे संतृप्त और असंतृप्त विलयन को समझाते हैं। क्लियर? इस सीरीज में हमारा सी नंबर जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार है, संतृप्त विलयन, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बात क्या चीज है वो समझ लिए, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त को। क्लियर?
मान लीजिए ये एक हम लोग पात्र लिए हैं, इस पात्र में हम लोग शुद्ध विलायक लिए हैं, इसमें शुद्ध विलायक है, ठीक है। इसमें विलेय की थोड़ी भी मात्रा नहीं है। तो जब हम बाहर से अगर विलेय मिलाते हैं पहले, तो जो पहला चम्मच विलेय का हम डालते हैं वो बहुत तेजी से इसमें घुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का जो भाग था वो टोटल क्या था, खाली था, केवल शुद्ध विलायक था। शुद्ध विलायक में जो रिक्त स्थान थे वो खाली थे, वो विलेय के द्वारा आए तो तुरंत चारों ओर खाली था, विलेय कहीं ना कहीं जाकर एडजस्ट हो गया, जल्दी घुल गया। लेकिन जब दूसरा चम्मच डालेंगे विलेय को तो थोड़ा पहले चम्मच की अपेक्षा धीरे धीरे घुलेगा। तीसरा चम्मच और धीरे धीरे घुलेगा, चौथा चम्मच डालेंगे तो और धीरे धीरे, पांचवा चम्मच डालेगा तो और धीरे धीरे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम लोग बाहर से विलेय को डालेंगे तो वो विलायक में घुलना बंद कर देगा, यानी उस विलयन में घुलना बंद कर देगा। तो जब बंद कर देगा तो वो हो गया संतृप्त विलयन, और जब तक घुल रहा था वो था असंतृप्त विलयन, राइट। असंतृप्त का मतलब जब तक विलायक में विलेय घुल रहा था, यानी विलयन के अंदर विलेय को डाल रहे थे तो वो घुलते जा रहा था, तब तक वो असंतृप्त था। लेकिन जैसे ही घुलना बंद हुआ वो हो गया संतृप्त। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन याद रखिएगा, इसमें ताप और दाब को निश्चित रखते हैं, ताप दाब में परिवर्तन नहीं करते। अब आपको ये पता चल गया कि संतृप्त विलयन में विलेय और अधिक नहीं घुलता है। कब? जब ताप और दाब निश्चित होता है तब। इसका मतलब ये हो गया कि संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होगी। कब? जब ताप और दाब निश्चित होगा तब। अब संतृप्त विलयन में ही ताप और दाब में परिवर्तन कर देंगे। तो ताप और दाब में परिवर्तन करेंगे तो निश्चित है कि द्रव में हम अगर बाहर से ठोस को मिला रहे हैं तो उसकी विलेयता क्या होगी, द्रव में बढ़ जाएगी, विलयन में बढ़ जाएगी। जैसे गर्म पानी में आप बाहर से चीनी डालते हो तो विलेयता जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वो विलेय हो जाता है, यानी विलेयता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब संतृप्त विलयन के ताप और दाब में हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें कुछ और विलेय घुल जाएगा। ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं घुलेगा, कुछ घुलेगा, 1 2 चम्मच 3 चम्मच और घुल जाएगा, 10 चम्मच 20 चम्मच नहीं घुलेगा, राइट। तो जब संतृप्त विलयन के ताप और दाब में परिवर्तन करेंगे तो उसमें विलेय की कुछ और मात्रा घुल जाएगी, और इस स्थिति को बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। यानी ताप और दाब में परिवर्तन करने पर अति संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक आदमी बिल्कुल भूखा है, उसके पेट में बिल्कुल भी जगह जो है खाली है, उसमें कुछ भी विलेय नहीं है, यानी कि उसका पेट जो है वो शुद्ध विलायक है, उसमें विलेय यानी खाद्य पदार्थ नहीं है। तो जब वो खाने बैठेगा तो जल्दी जल्दी पहले खाना चालू करेगा। जब खाने बैठेगा तो एक जगह स्थिर होकर बैठेगा, वो हो गया समान ताप और दाब। उसी कंडीशन में बैठकर वो खाना चालू करेगा। तो पहला रोटी खाएगा तो बहुत तेजी से खाएगा, दूसरा रोटी थोड़ा धीरे धीरे, तीसरा रोटी और धीरे धीरे, चौथा रोटी और धीरे, पांचवा रोटी और धीरे, छठा रोटी और धीरे, सातवां रोटी अब बोलेगा कि नहीं खाएंगे। तो जब तक वो खा रहा था असंतृप्त था, जब खाना बंद कर दिया संतृप्त हो गया। लेकिन कब? एक ही पोजीशन में। अब क्या हुआ, वो थोड़ा खड़ा हो गया, हिलडुल लिया, थोड़ा लेफ्ट राइट कर लिया, तो अब ऊपर से और आधा रोटी या 1 रोटी खा लेगा। वो पहले की तरह 6 रोटी नहीं खाएगा, आधा रोटी या 1 रोटी खा लेगा। जब वो स्थिति में परिवर्तन करेगा तो 6 रोटी के बाद भी आधा रोटी 1 रोटी खा लेगा। अब जो स्थिति बनेगी उसकी वो हो जाएगी अति संतृप्त, यानी कि अब और अधिक उससे वो खा नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अति संतृप्त कब बनेगा? जब ताप और दाब में संतृप्त के परिवर्तन करोगे तब। तो इसी लैंग्वेज को हम लिखवाने वाले हैं, गौर कीजिएगा, बारीकी से सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। संतृप्त विलयन क्या है वो समझिएगा। पहले बोले स्थिर ताप तथा दाब पर कंडीशन को लेना है। इसमें स्थिर ताप और दाब रहेगा और विलेय नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो संतृप्त विलयन कौन है? तो वह विलयन जिसमें निश्चित ताप तथा दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती है, कॉमा संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, इसी तरह असंतृप्त भी होगा डी नंबर में, असंतृप्त विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन में अनसेचुरेटेड
सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कंप्लीट। तो वह विलयन जिसमें नियत मतलब निश्चित ताप तथा दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुल सकती है, कॉमा असंतृप्त विलयन कहलाता है। कंप्लीट है। गौर कीजिएगा आगे, इसी में एक आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ये किससे बनेगा? संतृप्त से ही बनेगा। तो संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन के ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर उसमें विलेय की कुछ और मात्रा घुल जाती है। कुछ ही घुलेगी, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं घुलेगी। 6 रोटी की तरह नहीं जाएगा वो, आधा रोटी या 1 रोटी, राइट। तो कुछ और मात्रा घुल जाती है तो अति संतृप्त विलयन बनता है। कंप्लीट। अति संतृप्त विलयन कब बनता है? आपको पता चल गया। संतृप्त का ही एक स्पेशल कंडीशन है, कब? जब ताप और दाब में परिवर्तन करेंगे तब। अब आगे वाली चीज ये होगी बाबू कि पहले बताए हैं, ध्यान रखिएगा, जब ताप और दाब निश्चित होगा तो संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होगी। लेकिन ताप और दाब में परिवर्तन करोगे तो किसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी? अति संतृप्त विलयन में। ताप और दाब पर निश्चित नहीं करोगे, उसको परिवर्तनशील कर दोगे, तब कौन से विलयन में अधिक विलेय मात्रा में उपस्थित रहेगा? वो होगा अति संतृप्त विलयन। जब ताप और दाब निश्चित होगा तो कौन से विलयन में अधिक मात्रा में विलेय अधिक उपस्थित होगा? तो होगा संतृप्त विलयन। क्लियर। तो ये विलेयता का टर्म्स था, संतृप्त असंतृप्त, ये मुख्यतः द्रव में ठोस के लिए था। कंप्लीट। अब इसमें एक लाइन अगर और लिखना चाहते हो DEF नंबर पे तो लिख सकते हो, निश्चित ताप तथा दाब पर संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। परंतु ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर अति संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। ये इतने पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, विलेयता से संबंधित है ये। आगे देखिए, जो विलेयता शब्द है उसको आगे हमको देखना है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इन कारकों को समझने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन से विलयन में विलेयता को देखना है इस चैप्टर में। तो हम लोगों को इस चैप्टर में द्रव विलयन का अध्ययन करना है। कौन से विलयन? द्रव विलयन। द्रव विलयन में गौर कीजिएगा, द्रव विलयन में कितने कंडीशन होते हैं? 3 कंडीशन। ठीक है, कौन कौन वो देख लीजिए। द्रव विलयन में एक ये हो सकता है कि द्रव में आप गैस को डाले हो, एक हो सकता है कि द्रव में आप द्रव को डाले हो,
और एक हो सकता है कि आप द्रव में ठोस को डालें। कंप्लीट। अब इसके आगे का जो पॉइंट है इसी द्रव विलयन पर चलेगा, यानी इस चैप्टर में डीपली हमको अध्ययन करना है द्रव विलयन का। द्रव विलयन मतलब विलायक द्रव होगा, यहां भी द्रव द्रव द्रव, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस। गौर कीजिएगा, द्रव में गैस की विलेयता के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, द्रव में द्रव के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, द्रव में ठोस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो आगे जब इस विलयन में हम लोग अलग अलग चलेंगे तो ये जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था ये द्रव में ठोस के लिए मुख्यतः लागू होता है, मुख्यतः लागू होता है। ऐसी स्थिति बनने पर यह सब पर लागू हो जाएगा, क्लियर। लेकिन मुख्यतः द्रव में ठोस है। गौर कीजिए, जब हम द्रव में गैस को देखेंगे तो यहां पर हम लोग एक नियम का अध्ययन करेंगे, वो है हेनरी नियम, ठीक है। और इसके बाद मुख्यतः द्रव विलयन में हमको द्रव में गैस और द्रव में ठोस का अध्ययन करना है। लेकिन द्रव में द्रव भी बीच में एक आ जाता है जिसमें हम लोग राउल्ट का नियम का अध्ययन करते हैं, राउल्ट नियम का, ठीक है। इसमें हम लोग द्विअंगी विलयन बनाते हैं द्रव द्रव का, और राउल्ट नियम का अध्ययन वाष्प दाब से संबंधित करते हैं। और इसके आधार पर हम लोग विलयन को दो भाग में बांटते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो यहां हम लोग सबसे पहले द्रव गैस विलयन पढ़ेंगे, हेनरी का नियम, तब द्रव द्रव विलयन, राउल्ट का नियम, आदर्श गैस और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श गैस नहीं, राउल्ट नियम में आएंगे तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। गौर कीजिए, द्रव ठोस में आएंगे तो द्रव ठोस में जो आता है इसमें राउल्ट का नियम भी आता है, अणुसंख्य गुणधर्म भी आता है और 1.5 भी शायद आते हैं। इसमें 3 प्रकार के आ जाएंगे। मुख्यतः इसमें अणुसंख्य गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें राउल्ट आएंगे और 1.5 आएंगे। तो इनके नियमों का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आगे के वीडियो में हम लोग द्रव विलयन में पहले चालू करेंगे द्रव में गैस की विलेयता। तो फिर से हम देखेंगे कि द्रव में गैसें की जो विलेयता है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और द्रव में गैसों की विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और जब हम कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं पढ़ने जाएंगे तो इसमें 3 कारक होंगे, विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो जब विलेयता को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक में जाएंगे, मतलब दाब के प्रभाव में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो फिर हम आएंगे द्रव द्रव विलयन में, अब तब आएंगे द्रव ठोस विलयन में, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए आप और अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग द्रव गैस विलयन की विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हेनरी नियम को स्टडी करेंगे। ओके।